गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ममता फिर स्टार्ट करें। ड्यूटी में हो आप, हमेशा ड्यूटी में रहते हो, चलो मेहनत करते हो एटलीस्ट। ये हम्म। 12 तक। अच्छा, मैंने देखा है ममता कि भारत की सबसे जो है ना मुश्किल वाली अगर नौकरी है कोई सरकारी तो पुलिस की। 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं बेचारे। क्या कर रहे थे सर? और मैंने देखा कि मतलब इसमें जो है ना कुछ अपने को रिफॉर्म करने की जरूरत है। हालांकि पुलिस रिफॉर्म को लेकर के बहुत सवाल उठते रहते हैं कि रिफॉर्म, क्योंकि देखो कई बार जो है ना, आपको एक याद होगा कि छत्तीसगढ़ का मामला था पिछले वर्ष जो है ना, एक व्यक्ति वही मतलब मिलिट्री पे नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्स पे था। तो अपने साथियों को जो है ना, उसने कई साथियों को जो है ना मार दिया था। और सिर्फ इस वजह से कि उसे जो है ना मतलब अवसाद से ग्रसित था, घर जा नहीं पा रहा था, छुट्टी मिल नहीं रही थी। तो ऐसे कई बार जो है ना मतलब समस्याएं देखने को मिलती हैं कि अब जैसे कि आप रात में, मैं जब पढ़ा रहा था 9 बजे क्लास ले रहा था, तब भी आप ड्यूटी में थे और अब भी आप ड्यूटी में हो। ये मैंने कह रखा ना कि 3 दिन से वो भी मतलब 6 से 10 की भी लग रही है शाम को। तो इस वजह से जो है ना मुझे लगता है कि एक नहीं, पहले तो सर यही थी 6 से 12 तक की, अब 6 से 10 भी कर दिया मेरा। अच्छा, सरिता तनवर, आप पूनम तनवर हैं? ये सरिता तनवर ही है, पहली क्लास है आपकी? सर पूनम तनवर है। अच्छा, तो नाम? सर वो छोटी सिस्टर के नाम से बढ़ रही थी, आड़ी पूनम तनवर के नाम से, तो वो ही चल रही थी। अच्छा, ओके, चलो। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा आप मुझे बता दें, और अगर याद होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपसे पूछ भी लेना चाहिए, है ना, कि क्या क्या हमने फिलहाल जो है पढ़ा था। देखो हमारे इधर तो ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। और चलो, अच्छा आंसू, आपको क्लास कैसा लग रहा? पूनम और आंसू? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा। सर इकोनॉमी इकोनॉमी थोड़ा कम समझ में आता है। अच्छा, इकोनॉमी कम? कल का लेक्चर आपको समझ नहीं आया? सर कल का लेक्चर समझ नहीं आया सर, इसमें एक तो आवाज नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही थी, नेटवर्क इशू थे। तो नेटवर्क के चलते है। अगर इकोनॉमी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो कोई नहीं फिर समझा पाएगा। नहीं सर, आप तो अच्छा समझाते हो, लेकिन मुझे थोड़ा भी, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ना सर अरे इकोनॉमी, तो कोई इसलिए। बात नहीं, आप वेरी फर्स्ट टाइम, अरे मेरी क्लास में तो बच्चा भी पढ़ लेगा तो उसको भी समझ आ जाएगा। सर यही तो कंडीशन मेरे साथ है, मैं भी तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स। पॉलिटी में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ी कम समझ आती है। लेकिन कम समझ आने के चलते आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स जितनी महत्वपूर्ण है एग्जाम क्रैक करने के लिए, उतनी ही इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में भी ऐसी बात नहीं है, आपसे पढ़ने के बाद मुझे और हाँ उसमें। देखो, वहां से तो आप लोगों का पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है। तो ममता इधर भी अपने सैलरी का कुछ है, जो है कृपा दृष्टि थोड़ा बहुत तो दिखाई दो आप। सर मैं करूंगी, इधर भी करूंगी हम्म। मैं, लेकिन इधर मैं फोन पे के जरिए करूंगी, आपको विश्वास हाँ रख। जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। वही तो मैं बोलता हूँ कि कोई ईएमआई का लोचा नहीं है। सबसे बढ़िया चीज ये है ना, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। चलो। कर दो। हाँ हाँ, बोलिए। अभी जो है ना, अब जितने आना था बच्चे वो आ गए हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी जो है ना, एक दो लोगों का तो हेल्थ का ही इशू चल रहा है, और ड्यूटी भी रहती है सुबह वाला। अच्छा, ये वाला बैच जो है ना, आप लोग बोलोगे तो शाम में किसी भी टाइम कर लेंगे, थोड़ा सा बच्चों का भी कुछ रहता है। चलो, लास्ट में मुझे खोलो इसको, चेक करो। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, यानी भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक था। मुझे आंसू आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो चलो आंसू, आप मुझे बताओ कि 1 से 4 तक को मुझे डिटेल से समझा दो, 5 मिनट में समझाना है। भाग भाग 1 में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का है सर। भाग 1 उसमें भाग 2 नए राज्य स्थापित भाग 2? करने के लिए, और उसमें भाग 2 नहीं बेटा, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद किया भाग सर। भाग अलग चीज है, अनुच्छेद अलग चीज है। पहली क्लास नहीं की है ना? नहीं, पहली नहीं क्लास की सर। हाँ,
तभी तो। और बताओ, इतनी महत्वपूर्ण क्लास, और मैंने आपको क्लास शेयर भी कर दी थी और इसके बाद भी नहीं करी है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर, ठीक है? तो प्लीज क्लास कर लीजिएगा। ठीक है सर। पहली और दूसरी, तभी आप भाग और अनुच्छेद को अभी भी वहीं पे अटके हुए हो कि अनुच्छेद और भाग में अंतर नहीं पता है। और बेसिक क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। चलो ममता, अब आपकी ड्यूटी, आप बताओ। सर 1 मिनट में बिजी हूँ, थोड़ा सा अच्छा, हवाला ठीक है, खाना दिला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वैसे भी हम तो सोचा करते थे ना हवालात में खाना भी मिलता है, हमें तब तो लगा करता था हवालात में सिर्फ हवा में लात मिलती है। सर ये बाहर से उनके घर वाले लाए तो उनको चेक करके दिलवाना पड़ता है, ऐसे नहीं दे सकते। नहीं, वो तो ठीक है। मतलब हम जब छोटे थे तो सुना, लोग बोलते थे ना कि जब पुलिस वाले आते थे तो बोले कि अरे ये तो हवालात में ले जाएंगे। तो फिर मतलब जो बड़े बड़े थे भैया लोग तो बोला करते थे, पता है हवालात में क्या क्या होता है? हमने कहा क्या होता है? बोले हवालात में हवा में लात पड़ती है। हमने कहा अच्छा। बहुत दिन तक हम टेंशन में रहते थे कि हवा में लात क्या मतलब क्या होता है। फिर हम समझ में आया कि क्या मसला है दरअसल। चलो इसको रहने दो, आंसर। आप चला जाओ, अब जाओ, आप बाहर जाओ। आंसू, ध्यान से आपको ये चीज समझाने के लिए, ताकि इसको लिंक कर पाए, आपके लिए ये स्पेशल फॉर यू। भाग, भाग के बाद जो है मैंने क्या बताया था? अध्याय। अब आप लोग कैसे करोगे? आंसू, उस दिन आपकी आपकी तारीफ कर दी, इस वजह से पढ़ना बंद कर दिया क्या? नहीं सर, वो टाइम नहीं मिला है वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए। नहीं तो टाइम नहीं मिला तो और कर क्या रहे थे आप? सर हाउस होल्ड वर्क कर रहे थे। अच्छा, तो इतना महत्वपूर्ण आपने जो है काम छोड़ दिया और बाकी के सारे काम याद रहे, है ना? सर हाँ, सर टोटल कितने भाग है हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में? सरिता बोल रही है ना? यस चलो, सर। तो सरिता जो है ना, वो आप ही से मैं पूछने वाला हूँ कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, और 395 में कुछ है सर। चलो डिटेल में पिंक आ गई है तो पिंक से भी पूछ ही लेते हैं पहले। 25 है ना सर भाग? हम्म, भाग 25 है ना? जी हाँ, पहले 22 थे, अब 25 हैं, ठीक है। और अच्छा, आप देख लेना आंसू, थोड़ा सा मैं बस बता दूं। देखो, संविधान को जो है भागों में बांटा गया है। भागों को कुछ अध्याय में, जो बड़े बड़े भाग हैं उनको अध्याय में, फिर अध्याय को यानी जो अनुच्छेद में, सॉरी अनुच्छेद नहीं, भाग को अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेदों को परंतुक में, क्लॉज में, और क्लॉज को सब क्लॉज में। बस इतना, और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक? हाँ, प्रभा, इतना लेट कैसे? नहीं सर, वो एक्चुअली हो ही गया सर, थोड़ा आज के लिए सॉरी। चलो कोई बात नहीं है। चलो पिंक, जल्दी से आंसर करो, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी चलने वाली है। तो पिंक आंसर करो मुझे, आर्टिकल 1 to 4 समझाइए मुझे, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और बेटा जो आंसू जो है ना, भाग 1 में आता है ये, अनुच्छेद 1 से 4, 25 भाग हैं बेटा, ठीक है। पहली क्लास देख के आना आंसू, पहली और ओके दूसरी सर। क्लास, ठीक है। ओके ओके। पिंक बोलिए। अच्छा, पिंक ने मैसेज किया क्या? तो सर मेरा 25। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ओके, ठीक है। चलो प्रभा, आप बताओ। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि भाग 25 है, मैंने हाँ, आगे पढ़े तो वो 3 भाग आप बता सकते हो कि कौन से है, क्या है उसमें? कौन से? मतलब 22 भाग के अलावा 3 और भाग जोड़ दिए गए, 25 भाग हो गए संविधान में। हाँ, तो अरे उसमें जो है ना, अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि उसमें से कौन से हटाए गए और कौन से जोड़े गए। जी, मैं मुझे आगे तो बढ़ने दीजिए कि कौन कौन से भाग हटाए गए हैं और कौन कौन से जोड़े गए हैं, ठीक है। जी सर। अगर कल आपने भी ध्यान दिया होगा तो मैंने जब संविधान के संशोधन के अंतर्गत बता रहा था तो मैंने बोला था कि ये भाग जो है हटा दिया गया है और ये भाग ऐड कर दिया गया है। तो उसमें हम देखिए, बताऊंगा कि डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा भाग क्या किया गया है, ऐड किया गया है, कौन कौन सा घटाया गया है, सारा बताऊंगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। जी सर। प्रभा, बताओगे आप? क्या सर, बताना क्या है सर, पूछिए अनुच्छेद तो। 1 से 4 मुझे 1 मिनट के अंदर बताओ, 2 मिनट के अंदर। अच्छा सर, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक बताना है सर। आर्टिकल 1 में तो मतलब वो, एक मिनट।
आर्टिकल 1 में तो सर ये होता है कि भारत मतलब ये चीज बताई गई कि भारत राज्यों का संघ है और इसमें राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं रहेगा और अच्छा। इसमें मतलब जैसे जो प्रशासनिक सुविधाएं वगैरह हैं राज्य बनाया गया है, मतलब इसके बारे में दिया जाएगा। मतलब सर सही जा रहे हैं या गलत? गलत जा रहे हो, चलो मैं बताता हूँ, मैं जो है क्लियर करता हूँ। सर आर्टिकल 1 में थोड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रही है। 2, 3, अनुच्छेद 4 1 के तहत सुनिए, अनुच्छेद 1 के तहत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जहां भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे। हाँ सर, ध्यान आ गया सर, ध्यान आ गया। अनुच्छेद 1 में भारत मतलब जो इंडिया है वो इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें क्या है, जैसे संविधान में देश को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। गलत और पे जा रहे हो, चलो मैं बता देता हूं चारों को, मतलब चारों जल्दी से। देखो, अनुच्छेद 1 में मैंने कहा था कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, जहां भारत के राज्य क्षेत्र में ये जो क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। नंबर 1 की संघ शासित क्षेत्रों का भूगोल आएगा, ठीक है, अर्जित क्षेत्र आएंगे और राज्यों का भूगोल आएगा। ये अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है, ठीक है। अनुच्छेद 2 याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों सर ये तो संसद को मतलब शक्ति प्रदान की जाएगी ना। हाँ अनुच्छेद 2 में। हाँ सर पता नहीं फर्स्ट में क्यों कंफ्यूजन हो रही है सर, सेकंड थर्ड फोर्थ तो क्लियर है लेकिन फर्स्ट में कंफ्यूजन आ रही है। फर्स्ट सिंपल सा, देखो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है फर्स्ट में, दोबारा से पता सुन लो, नहीं सर। सुन लो तो देखो, यानी राज्यों का संघ संवैधानिक उपबंध ये है कि भारतीय अनुच्छेद के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र शामिल होगा और भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत जो है देश का नाम है और जो संघ शब्द है यहाँ पर शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, राज्य और उनका जो राज्य क्षेत्र है वो होगा जो पहली अनुसूची में मेंशन किया गया है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा कि राज्यों का राज्य क्षेत्र शामिल होगा, साथ में इसमें से जो है ना पहली अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र है वो शामिल होगा और ऐसे राज्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया गया है, जीता गया है, वो शामिल होगा। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत राज्यों के मध्य किसी भी सौदेबाजी या किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है और कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये अनुच्छेद 1 से ही जो है उसी के इंटरप्रिटेशन से ही निकल के आता है, ठीक है। हाँ सर क्लियर। तो ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 2 में मैंने कहा था, हालांकि कल डिटेल में हुआ था, अनुच्छेद 2 में मैंने कहा था कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संसद विधि के द्वारा, संसद पार्लियामेंट, क्यों, क्योंकि उसको पावर है, विधायिका है, नियम बनाने का अधिकार है, तो संसद विधि के द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो उसे ठीक लगे, वो ठीक समझे, तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश है उसकी स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद को जो ठीक लगे वो चाहे तो नए राज्यों का प्रवेश करा दे, चाहे तो नए राज्यों की स्थापना करा दे। अनुच्छेद 2 है। तो अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार के शक्तियां हैं, 2 प्रकार के पावर हैं। पहला कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है, जो नए राज्य हैं उनको संघ में शामिल करने की शक्ति है। दूसरा कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। अब मैं क्वेश्चन यहां पर ये पूछूंगा कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और स्थापित करने की शक्ति, प्रभा बताओ, और आपको 20 सेकंड में बताना है, जल्दी बताना है, इसका मतलब क्या है। सर वापस से क्वेश्चन करिए। मतलब अनुच्छेद 2 में कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर राज्यों को प्रवेश करने की शक्ति है, ठीक है, मतलब संसद को पावर है, इसमें 2 प्रकार की शक्ति है कि वह नए राज्यों को हाँ सर ध्यान में आ गया सर। इसमें मतलब इसमें ये बोला गया है
कि संसद कोई भी नए राज्य का गठन कर सकती है। संसद को ये अधिकार रहेगा कि वो किस राज्य का गठन कर सकती है, ये सर है इसमें। इसको नए अच्छे से मतलब नहीं नए राज्य। समझे। सर मैं देखो, बताऊं? हाँ बताओ। हाँ सर, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, किसी दो राज्यों को मिला के एक कर सकती है, या किसी रुकिए एक रुकिए राज्य में से। रुकिए, स्टॉप स्टॉप। ये अनुच्छेद 3 पढ़ा बता रही हैं और 3 में आने वाला हूं मैं। 2 में बताइए। 2 में मैं दोबारा सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति मिली हुई है। पहली शक्ति है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी है कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। प्लीज, पहला है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरा है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ये 2 मतलब पावर है। सर संसद चाहे तो मतलब किसी भी राज्य को इसमें स्थापित कर सकती है, और कोई भी राज्य इसमें। स्थापित का मतलब क्या है? उदाहरण से मुझे कुछ समझाओ, स्थापित का मतलब क्या है? सर स्थापित मतलब सर सर वो मिला नहीं सकती है, है मिला कि सकती है। राज्यों का निर्माण जैसे तेलंगाना बनाया था अभी रिसेंट में, वो आर्टिकल 3 है सर। हाँ, नहीं ठीक है। सर, ये सर मतलब बांग्लादेश नए राज्यों को सर नए राज्यों को प्रवेश देगी ना, शामिल करेगी। स्थापित करने का मतलब तो ये हुआ। स्थापित कल मैं सिक्किम में लाया था सर, सुनिए। सिक्किम, गोवा। स्थापना कर सकती है सर, यही तो सर मतलब हुआ ना बांग्लादेश इसका। का जो हिस्सा था सर, बांग्लादेश का जो हिस्सा तो अपने भारत में जुड़ गया और अपना हिस्सा बांग्लादेश में जा गया, इस प्रकार से क्या सर? नहीं, इस प्रकार से नहीं। कल आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। प्रवेश का मतलब मैंने बताया था कि जो पहले से विद्यमान है, मतलब पहले प्रवेश का मतलब यहाँ पे 2 पावर है कि वो जो है प्रवेश करा दे या स्थापित करा दे। प्रवेश का मतलब कि जो पहले से विद्यमान, पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र है, हम जो है उसको प्रवेश करा लिया। मतलब सर जैसे पहले से विद्यमान, करके सर जैसे उत्तर प्रदेश है, तो अब संसद सर इसको किस तरीके से, ये तो पहले से विद्यमान है ना, तो ये स्थापित के शामिल तो है ही। 1 मिनट, इसमें से शामिल कराने का मतलब, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जैसे गोवा क्या था, गोवा का क्या मसला था? हमारा राज्य क्षेत्र था, ठीक है, पर उसको हमने शामिल नहीं करा रखा था, तो ये शामिल कराना है। स्थापित करने का मतलब सिक्किम के केस में मैंने कल आपको उदाहरण भी दिया था, सिक्किम वाले केस में, कि भाई जो है सिक्किम वाला जो केस है, इसमें अनुच्छेद जो है 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 2(1) के माध्यम से सिक्किम को पहले जो है एक ज्वाइंट संयुक्त बनाया गया, प्रवेश कराया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त करके और जो है उसको 22वें राज्य के तौर पे जो है भारत के संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो स्थापित कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। पहले प्रवेश कराएगा, पहले आप किसी राज्य क्षेत्र को प्रवेश कराते हो और फिर शामिल करते हो। तो पहले केस में क्या हुआ कि जब सिक्किम को संयुक्त करवाया गया, ठीक है, फिर दूसरे केस में क्या हुआ कि उसको शामिल वो स्थापित करवाया गया, ठीक है। नहीं समझ आया? क्लियर सर, क्लियर। दोबारा सुनो। अनुच्छेद 2 के तहत संसद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए प्रावधान है उन राज्यों के संबंध में जो वर्तमान में भारत संघ के भाग नहीं है, वर्तमान में भारत संघ के भाग नहीं है, उन राज्यों के संदर्भ। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है, संविधान संशोधन, और उसमें अनुच्छेद 2 क्लॉज 1 के माध्यम से सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा, मतलब प्रवेश कराया गया, उसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर एक और संविधान संशोधन होगा 36वां 1975 में, और इसमें जो है मतलब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, वो भारत संघ में उसको शामिल कर लिया जाएगा, स्थापित कर लिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब प्रवेश और स्थापना, ठीक है। ठीक है सर। अभी भी लगता है क्या किसी को? नहीं सर, अभी समझ में आया। पक्का? सर जैसे भूटान हमारे उसमें मिलना चाहे तो वो हम यदि वो अपने उससे मिलना चाहे तो हम मिला सकते हैं। हाँ, मिला सकते हैं। पहले प्रवेश होगा और फिर जो है प्रवेश के बाद हम उसको एक प्रॉपर जो है व्यवस्था करके हम अपने संघ में शामिल करेंगे, ठीक है। तो स्थापना होगी। ओके। बड़ा सिंपल ध्यान रखना कि भाई अनुच्छेद 2 कहता है
अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार का पावर है। संसद को 2 प्रकार का पावर है। पहला यह है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। कोई नया राज्य है, ठीक है, और उसको संघ में शामिल कर। दूसरा कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। तो यहां पर पहले का जो संबंध है उन राज्यों से है जो पहले से ही विद्यमान है, और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। भारत संघ में शामिल नहीं है। तो पहले उसको क्या किया जाएगा कि प्रवेश, और फिर बाद में जो है उसको प्रवेश करवाने के बाद जो है स्थापित किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने ये उदाहरण आपको बताया, इसके बाद आप अनुच्छेद 3 में आ जाओ। अब लोग रिवीजन भी करके नहीं आते। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। चलो कोई बच्चा बताए मुझे। क्या सर? अनुच्छेद सर आर्टिकल 3 तो सर यही है ना कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र मतलब अलग कर सकती है। क्या क्या कर सकते हैं? मतलब कोई जैसे उत्तर प्रदेश है तो अगर संसद चाहती है तो उत्तर प्रदेश को अलग भी कर सकती है और उसको मिला भी सकती है। सर यही तो है आर्टिकल 3। सर पूरा सीमाएं डिटेल- बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। मैं बताऊं सर? बताओ नए सब राज्यों लोग। का निर्माण भी इसमें कर सर सकती है। नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं के और नामों के परिवर्तन, ये तीसरा आर्टिकल है सर। इसमें अगर हम एमपी या यूपी को कुछ भाग मिलाकर बुंदेलखंड की मांग हो रही है, इस प्रकार की जो मांग है सर, तो ये तीसरे नंबर के आर्टिकल से पूरी की जा सकती है। ठीक है, और सर इसमें सीमा मतलब इसकी सीमा भी निर्धारित आर्टिकल 3 ही कर सकती है। ठीक है। 3 और बोलो। सर ये महाराष्ट्र और बेलगांव भी इसी में आएगा ना? महाराष्ट्र बेलगांव का अगर एकत्रीकरण किया जाए तो? हाँ देखो, बड़ा सिंपल सा अनुच्छेद 3 है कि नए राज्यों का निर्माण करना। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य के नाम में चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के राम राज्य कर देगी, उसके क्षेत्रफल में मतलब क्षेत्रफल बढ़ा देगी, किसी का क्षेत्रफल लेके और बढ़ जाएगा। सीमा में परिवर्तन, ऑब्वियसली क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सीमा फेंसिंग जो है बढ़ जाएगी या घट जाएगी, सीमा में परिवर्तन। या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कि आपने जैसे कहा कि यूपी और एमपी में से एक नया राज्य निकाले और कह दे बुंदेलखंड। तो ये पावर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया में आपसे पूछूंगा क्योंकि कल बताया था, ठीक है। पर एक बात जो है मुझे अब जो है दूसरा वाला आर्टिकल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद किसी में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है। अनुच्छेद 2, संसद किसी भी, अनुच्छेद 2 दोबारा से सुन लेना, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। अब हो सकता है कि चीजें आपको और क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। बेरूवाड़ी विवाद 1960, और न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारत क्षेत्र या विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। मतलब न्यायालय के अनुसार संसद संविधान जो है, संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का जो क्षेत्र है तो विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। और 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। अब समझ आ गया होगा कि पहले में जब 35वां हुआ तो पहले विलय किया गया, भारत का वो क्या हो गया कि भारत का जो हिस्सा हो गया, और फिर उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके द्वारा आपको याद होगा कि जैसे पहली पारी मोदी जी खेलने आए 2014 में आए, और एक मसला था हमारा बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश के साथ क्या था कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये आपका जो है बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का ये वाला कुछ हिस्सा ऐसे था और हमारा इसके यहाँ बांग्लादेश में ऐसे घुसा था। तो मोदी जी ने कहा कि भाई इसमें जो है सीमा को लेकर के भी सूझ आते हैं, तो ये वाला हिस्सा आप क्या कर लो, ले लो, और ये वाला हिस्सा हमें दे दो। तो इसके द्वारा बांग्लादेश की जो सीमा समझौता लागू किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में, तो ये भी 2 में ही आया, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में। तो अब ये आ गया दूसरा कि नहीं? तीसरा तो बहुत आसान है, तीसरा आप बता ही दिए हैं, बताओ। यस सर। चलो अब देखो
तीसरे में ये तो मैंने बता दिया कि ये किया जा सकता है, संसद को ये पावर है कि वो संसद क्या कर सकती है, नए राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्रफल ये परिवर्तित कर सकती है। लेकिन नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, जिसको एकदम क्लियरली हो वही बताएगा, और अदरवाइज फिर मैं ही बताऊंगा। पिंक बताओ। क्या पूछा सर? मैंने कहा कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। मान लो कि यूपी और एमपी को काट करके बुंदेलखंड बनाना है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, क्या होगी प्रक्रिया? सर आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा आंसू आप बोलो, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये आपसे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होगा कि जो है वो अनुच्छेद 3 के बारे में पूछे, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा वो। देखो, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। नंबर 1, प्रोसेस कैसे होगा, ऐसे समझो कि ये हमारा यूपी है और ये एमपी है, और इसको काट करके एक नए राज्य की मांग चल रही है, बुंदेलखंड। तो एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले कि प्रस्ताव जो है, जो प्रपोजल है, वो संसद के किसी भी सदन में, कोई भी सदन, लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। राष्ट्रपति प्रस्ताव को संबंधित राज्य या फिर दोनों, अब राज्य मतलब एक ही राज्य से हो सकता है निकाला जाए, या राज्यों के पास, यानी अगर दोनों राज्य का मसला है तो इसको भी भेजते, एमपी को भी भेजते, तो राज्यों के पास भेजता है। और राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्ताव को राज्य या राज्यों के पास भेजने का उद्देश्य राज्य के विचार जानना है। लेकिन यहां पर यह नहीं है कि राज्य अगर ना कर दे, डिनाई कर दे, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो जैसा चाहे, कि अगर वो बुंदेलखंड बनाना चाहता है तो बना ले। मतलब राज्यों की जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ विचार जानना चाहती है। राष्ट्रपति समय सीमा भी तय कर सकता है कितने समय में करना है, और राज्य के विचार, अगेन ध्यान से सुनना, यही से क्वेश्चन बनेगा, कि बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, जब सिफारिश दे देगा राष्ट्रपति, और संसद में साधारण बहुमत, साधारण विधेयक की भांति ये पारित होगा, सिंपल मेजोरिटी की भांति ये पारित होगा, जो कि मैंने सिंपल मेजोरिटी आपको दूसरी क्लास में डिटेल में कवर किया। तो ये होगा कि ऐसे नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, या सीमा का परिवर्तन, या नाम का परिवर्तन, या किसी प्रकार का ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब नए राज्य के विपक्ष में कुछ तर्क हैं कि भाई बार बार नए राज्य बनाने में पुनः नए राज्यों की मांग प्रारंभ हो जाती है, और अधिक संख्या में राज्यों के होने से राष्ट्रीय जो महत्व की जो योजना है उसको क्रियान्वित करने में बाधा आती है, और अधिक संख्या में राज्य होने पर सीमा विवाद और नदी जल विवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ में अधिक जनसंख्या में राज्य होने से कानून व्यवस्था में जो है समन्वय की समस्या आती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, और यहाँ पे एक डकैत हुआ करता था, डाकू ठोकिया और ददुआ। ठीक है, ठोकिया ददुआ, और एक आपने डिस्ट्रिक्ट सुना होगा यूपी में, भगवान राम वहां अपने 14 साल बिताए, कहा जाता है चित्रकूट। और चित्रकूट जो है, मतलब चित्रकूट का आधा परिक्रमा एमपी में आता है, जो सतना डिस्ट्रिक्ट में, और आधा परिक्रमा 5 किलोमीटर का परिक्रमा है चित्रकूट का, तो आधा परिक्रमा किस में आता है कि ये जो है यूपी में आता है, जी और सर। आधा एमपी में आता है। अब ये ददुआ ठोकिया दरअसल उसी क्षेत्र में थे, ये डकैत थे, बदमाश थे, डाकू थे। तो ये जो है ऐसे लाभ उठाते थे कि भाई यूपी की पुलिस अगर इनको खदेड़े तो ये यहाँ चले जाते थे। तो इन्हें दिख भी रहा है, लेकिन यूपी की पुलिस जान चाह कर भी यहाँ कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि जो है इस्टेब्लिशमेंट, जो समन्वय है, जो कोऑपरेशन नहीं हो पाता था। क्योंकि हो सकता है कि ददुआ इस वाले थाने से उनने जो है अपनी पकड़ मजबूत कर रखी हो, या इस वाले थाने में उनने अपना जो है कोई बासिंदा बिठा के रखा हो। तो इससे क्या होगा कि छोटे राज्यों के, अगर अधिक राज्यों के होने से जो कानून व्यवस्था, इसमें भी चुनौती मिलती है। कानून व्यवस्था में समन्वय की समस्या देखने को मिलती है, और आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से जो है निपटने के लिए जो है एक जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता है।
तो ये भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नए राज्य जो बनाने के विपक्ष में तर्क दो, तो आप ये बताना है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि नए राज्य के पक्ष में तर्क दो। सर हाँ, जैसे कि चित्रकूट है, आधा मतलब मानते हैं कि एमपी में, आधा यूपी में है, तो सर उसको एमपी ही मानेंगे या फिर यूपी ही मानेंगे? नहीं, जितना जो हिस्सा एमपी में है तो अब ये एमपी के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो हिस्सा यूपी में आता है तो यूपी के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। लेकिन मैंने मतलब वहाँ यहाँ पे पर दोनों शासन चलेगा? हाँ, दोनों को ऑब्वियसली, क्योंकि भाई देखो कि चित्रकूट जो है, ये जो सतना डिस्ट्रिक्ट वाला भाग है, तो इसके उसके अधिकार क्षेत्र में, ये चित्रकूट का जो डिस्ट्रिक्ट का भाग है वो यूपी के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। सर यूपी में शायद कम ही आता है ना, एमपी में यूपी में ज्यादा? कम आता है, हाँ यूपी में कम आता है, लेकिन एमपी में ज्यादा आता है, और पूरा जंगली इलाका था, पूरा जंगली एरिया। तो इन दोनों मतलब जो है ये व्यक्तियों ने, ठुकिया और ददुआ ने, इस क्षेत्र में, आपको मैं बता दूं, हालांकि उस क्षेत्र के लोगों का मानना कुछ और है वो, लेकिन डकैत डकैत होता है, आप किसी भी चीज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था और उसी के लिए जो है फिर उन्हें हथियार उठा लिए थे। और मैं आज बता दूं कि जो ददुआ 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 का भाई, क्या नाम था उसका, वो जो है 2 बार सांसद रहे, उसका बेटा, उसका भतीजा, वो भी जो है कई बार विधायक रहे, और अभी भी शायद उसका बेटा शायद विधायक है, ठीक है। तो ऐसा गठजोड़ होता है जो है क्राइम से राजनीति का। तो ये मसला था। तो अगर भाई दो बहुत ज्यादा राज्य हो जाएंगे तो एक जो है मतलब प्रशासन को लेकर के एक मुद्दा बनेगा। जैसे ही होता क्या था ना कि इसी के चलते ये लंबे समय तक सरवाइव कर गए कि यहाँ अगर पुलिस है, यहाँ गए और भागते भागते यहाँ पे आ गए, ठीक है, भागते भागते यहाँ पर आ गए, हो गया काम, फिर उन्हें भागने की जरूरत नहीं है। और वहां की पुलिस जब पीछा करती थी तो इधर आ गए। अब दोनों का कोऑपरेशन, क्योंकि भाई अब जो है ना, अगर दोनों को कोऑपरेट करना है, समन्वय बनाना है, तो इसको जो है ना लखनऊ से भोपाल फोन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जाके जो है लोकल पुलिस थाने में इसे फोन नहीं लगाएगा कि आओ आओ जल्दी आओ, तुम्हारे यहाँ जो है बदमाश घुस गए। हो सकता है कि उस क्षेत्र के लिए वो बदमाश ना हो, या वहां पर वो ऐसा ना घोषित हुआ हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है, और जब तक वो जाएगा थाने में अपनी पूरी डिटेल, आपको पता है कि अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य जाती है तो उसको थाने में पूरी डिटेल शेयर करनी होती है कि फला अधिकार क्षेत्र में जो तुम्हारा ये, और यहाँ पर एक क्रिमिनल है और मैं इसको लेके जाऊंगी। जब तक जो है टाइम बहुत हो जाता था और इस डकैत को नहीं पकड़ पाते थे। तो अगर बहुत ज्यादा राज्यों की संख्या हो जाएगी तो एक प्रशासन की समस्या आएगी, एक नक्सलवाद जैसी चीजों को देखना पड़ेगा। यहां तक बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। कोई बताएगा? सर एडवांटेज में आपने बताया प्रशासनिक दृष्टि से सही रहेगा, और एक जनसंख्या यदि कम होगी तो मैंने अभी सारे मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये बताया डिसएडवांटेज सर? बताए हैं, एडवांटेज नहीं बताए। एडवांटेज आपसे पूछ रहा हूं, बाकी आप बताओ एडवांटेज क्या होंगे। कि नए राज्य अगर बनाए जाते हैं, कई राज्य अधिक हो जाते हैं, तो एडवांटेज क्या होंगे? उन्हें कम जनसंख्या पे प्रशासनिक नियंत्रण अच्छे से किया जा सकता है, योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छे से किया जा सकता है प्रॉपर। आंसू आप? बजट में उनके लिए अलग से मतलब वित्त होगा सर। चल तो ठीक है, दोनों लोग ठीक है, कम से कम कोशिश किया। देखो, नए राज्य का जो निर्माण है वो भारतीय संविधान के बहुलवादी स्वरूप के अनुकूल है। याद करो, जब मैंने कल क्या आपको बताया था कि पहले जो है एसके धर समिति, फिर इसके बाद जो है पीवीबी समिति, और फिर इसके बाद जो है फजल अली आयोग। लेकिन दोनों ने भाषाई आधार को मना कर दिया। लास्ट में उन्हें माना, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका आधार एक सांस्कृतिक भी होगा। तो भाई क्या होगा कि नए राज्य का निर्माण जो है भारतीय संविधान के बहुलवादी स्वरूप के अनुकूल है। बहुलवादी समाज का मतलब कि हो सकता है जिस राज्य में मांग, जैसे कि मैं जहां से आता हूं बुंदेलखंड से, और वहां की भाषा बुंदेलखंड की अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा आपको और टाइप लगेगा, उनकी अपनी अलग मांग है। तो एक कहीं ना कहीं की जो एक बहुलतावादी समाज का एक सम्मान भी हुआ। छोटे राज्यों का प्रशासन जनता के अधिक निकट होता है। कि दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी, क्यों राज्यों का यहाँ पे व्यवस्था करी गई?
मतलब यहाँ पर हमारा जो है संघ की, हमारा जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक और संघीय दोनों का मिश्रण है। राज्यों को क्यों पावर दिया गया कि दिल्ली में बैठे मोदी जी हो सकता है कि खिलाड़ी में बैठे हुए देवी सिंह को ना समझ पाए, तो देवी सिंह को समझने के लिए लखनऊ में बैठे हुए योगी जी को तैयार किया गया, अर्थात राज्यों को पावर दिया गया। तो यहां पर कि छोटे राज्यों का प्रशासन जो है वो जनता के क्या होगा, निकट होता है, और वह अधिक उत्तरदायी भी होता है, अधिक उत्तरदायी भी होता है। छोटे राज्यों के शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और भारत में नए राज्य के निर्माण के संबंध में हमें लचीली नीति अपनानी चाहिए, लचीली नीति, कठोर नीति नहीं, और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यदि भौगोलिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण से नया राज्य बनाना जरूरी हो तब नए राज्य का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा नए राज्य के निर्माण से बचना चाहिए। तो ये आपके एडवांटेज है, ये क्या है, एडवांटेज है। चलो यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? आर्टिकल 4, जल्दी बताओ, किसी को अगर कुछ पता हो थोड़ा बहुत। राज्य के एक सीमा क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है सर? अनुच्छेद 4 में राज्य के जो सीमा या क्षेत्र है उन्हें बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो एक चीज बताओ, तो अनुच्छेद 3 में क्या है? अगर अनुच्छेद 4 में सर अनुच्छेद 4 में तो ये नहीं है, अनुच्छेद 4 में तो वो है मतलब भारत संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। मैंने नोट्स, हाँ अच्छा ये है हाँ अनुच्छेद सर, 4 में। हाँ सर। अच्छा सही है। प्लीज पता नहीं सर क्यों आज मिक्सअप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अनुच्छेद 4 जो है, जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद कार्य करती है तो उसे अनुच्छेद 359 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि जब भी जो संसद है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कार्य करेगी, तब संविधान में जो है 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 है, आपका आर्टिकल 4 है। हाँ सर, ध्यान आया सर। ठीक है, हाँ सर, पक्का सर हाँ सर, पता नहीं क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। चलो, तो ये क्यों चीज mix जो हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ तक जो है चीजें कर ली आपने। अब इसके बाद डिटेल डिस्कशन जरा देखने का प्रयास करें, इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन क्या हो सकता है। देखो अनुच्छेद 4 ये आपने जान गए। अब कुछ शर्तें हैं कि जैसे संबंधित, मतलब जो है इससे संबंधित कोई विधेयक, मैंने बताया कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही हो सकता है, पास हो सकता है। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के या उसके सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है और दिए गए मत को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। संसद अपने मतानुसार भारत के राष्ट्रपति मानचित्र का जो है पुनर्निर्धारण कर सकती है और इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा गया है। थोड़ी सी देशी रियासतों के एकीकरण का मसला देख लो। प्रिंसेस स्टेट है ना, यही थे ना देशी रियासत। देशी रियासतों का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय राज क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था। जो भारतीय राज क्षेत्र था जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में, एक तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत ये वो क्षेत्र था भैया, जो ब्रिटिश भारत था, कि जहां पर जो है अंग्रेजों का डायरेक्ट रोल था। ये कब की है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की कहानी है। 2 भागों में क्लासिफाई किया गया था कि एक ब्रिटिश भारत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रोल था। तो ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे।
क्या था? 9 प्रांत थे। और दूसरा था देसी रियासत। दूसरा था क्या है? देसी रियासत। देसी रियासत। यहां पर डायरेक्ट राजा लोग क्या करते थे कि यहां पर जो राजा लोग, उनका डायरेक्टली शासन था। तो 552 देसी रियासतें थी जो राजा रजवाड़े जो हुआ करते थे, जिनके मालिक। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की कहानी है। इन 552 रियासतों में 549 रियासतें, रजवाड़े, प्रिंसेस स्टेट्स, भारत में जब आजाद हुए तो मिल गए, भारत में शामिल हो गए। लेकिन 3 रियासतें, एक तो जूनागढ़, एक कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 रियासतें, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये नखरे कर रही थी। जूनागढ़ का राजा, किंग, इनके बारे में एक बहुत बढ़िया कहानी है। इनको कुत्तों से इतना ज्यादा प्यार था कि इनने अपनी बीबी को छोड़ गए थे। जब जो है जूनागढ़ पे मतलब उसको मिलाने के लिए भारत में पुलिस सहायता और ये सारा सब कुछ किया गया, तो ये जाते वक्त जो है ना, कुत्तों, इनके बहुत सारे कुत्ते पाल के रखे थे इनने। एक कुत्ता और जो है फीमेल डॉगी का इनने शादी भी करवाया था, बड़े धूमधाम से शादी करवाई थी। अपनी बीबी को भूल गए थे और कुत्ते को लेके चले गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनसे मतलब बेइंतहा प्यार था कुत्तों से। ठीक है, इनकी और भी कुछ कहानियां हैं लेकर के। तो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, प्रभा कोई बात नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो पूछो ना, अगर कोई काम है तो ठीक है, लेकिन मैं हूं ना, अभी तो स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के मतलब पहले दो स्थिति थी कि मतलब जो है भारत 2 राज्य, मतलब 2 भागों में बटा था। एक ब्रिटिश राज 9 प्रांतों में था, ब्रिटिश भारत, जहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का रूल था। दूसरा देसी रियासतें, 552 देसी रियासतें थी, 549 भारत में आसानी से शामिल हो गई थी। क्योंकि ये कहा गया था विभाजन के बाद कि मतलब जो है 3 विकल्प थे। एक तो अगर ये चाहे देसी रियासतें तो क्या हो जाए, स्वतंत्र रह लें, पहला विकल्प। दूसरा कि भारत में शामिल हो जाए, और तीसरा कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए। मतलब विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र पृथक राज्यों का निर्माण हुआ और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला ये कि चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा ये कि चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और तीसरा ये कि चाहो तो स्वतंत्र रह जाओ। तो करीब 549 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होने का क्या किया कि इन्हें आह्वान किया कि हम भारत में शामिल होंगे। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो जूनागढ़ है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये नौटंकी करने लगे, नानुकुर करने लगे। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। जूनागढ़ में राजा, वहां का जूनागढ़ में जो है ना, मतलब मुस्लिम थे, लेकिन जनसंख्या जो है मेजोरिटी में हिंदू थी। तो जनमत संग्रह करवाया गया, और जनमत संग्रह जो है भारत के पक्ष में, रेफरेंडम, जनमत संग्रह का मतलब होता है रेफरेंडम। ठीक है, तो भारत के पक्ष में हुआ। सिंपल सा वोटिंग समझ लो, रेफरेंडम एक वोटिंग ही है। ठीक है, और जो है दूसरा जो हैदराबाद है, यहाँ पे पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, इनकी भी कहानी, कहा जाता है कि हैदराबाद जो रियासत है उस समय की सबसे मतलब बहुत बड़ी रियासत थी और बहुत धनवान रियासत थी, बहुत धनवान रियासत थी। उतना जो पाकिस्तान अलग हो गया था उतना पाकिस्तान नहीं था जितना हैदराबाद। और हैदराबाद के भी नवाब के बारे में एक कहानी है। हैदराबाद के नवाब के बारे में कहानी थी कि ये व्यक्ति इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि इसके यहाँ जब लोग मतलब कुछ खाने पीने जाते, सॉरी, जब मीटिंग वूटिंग के लिए जाते थे तो सिर्फ एक चाय और बिस्किट देता था, चाय और बिस्किट। और अगर बिस्किट बच जाए तो बिस्किट रख लेता था और फिर जो है किसी और को परोस देता था। मतलब हैदराबाद के नवाब के बारे में ये कहानी है। तो हैदराबाद का नवाब कह रहा है कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। और ये जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो
सेवादार थे, जो मतलब सेवादार के यहाँ की जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे, जो सिक्योरिटी दे रहे थे, तो उनने जो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मतलब अनइथिकल किया, जो है बहुत ऐसा कुछ अनइथिकल किया। तो यहाँ पर जो है पटेल साहब ने पुलिस कार्यवाही करवा करके, ऑपरेशन पोलो कहा गया, इसको जो है भारत में शामिल कर दिया। फिर बात आती है कश्मीर की, और कश्मीर के राजा जो है राजा हरि सिंह, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, हस्ताक्षर कर दिए गए। तो बाद में जो है इन तीनों को भी भारत में मिला लिया गया। तो देसी रियासतें अब क्या हो गई, भारत का हिस्सा हो गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। तो मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का क्लासिफिकेशन देखोगे, 1949 की बात है, ये तो अब हो गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, अब ये भारत के राज्य में शामिल हो गए। लेकिन जो मूल संविधान जो 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का जो क्लासिफिकेशन हुआ, और 1949 के मूल संविधान में भारत के पूरे राज्य क्षेत्र को 4 प्रकारों में बांटा गया। 4 प्रकारों में देखो जरा, 4 प्रकार क्या क्या थे। तो इनका 4 प्रकार कुछ ऐसा था, आ रहा है ना समझ में, या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है सर समझ में। देखो मैं चाह रहा हूं कि कोई चीज स्किप ना करूं, नहीं अगर ये स्किप कर देता तो फिर आधी अधूरी रह जाती चीजें। और भाग भाग घा, अच्छा चला कौन कौन गया देखें। पिंक है, सरिता है, प्रभा, प्रतिभा है, आशु है, चलो ममता है, सतप्रभा चली गई। तो भाग का यहां पर जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसको हमने जो है, जो हमारा संविधान है 1949 के अंतर्गत, हम भारत के राज्य क्षेत्र को 4 भागों में क्लासिफाई किया। भाग का के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आए? ये वे राज्य थे जिन्हें 1935 के अंतर्गत, 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, प्रांत। तो भाग का के अंतर्गत उनको रखा गया। और यहाँ पर भारत मतलब यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था, गवर्नर जो है रूल करते थे। आज पता नहीं मतलब जुकाम हल्की हल्की हो गई है। तो ये तो भाग 1 में थे। भाग खा में क्या थे कि बड़े आकार की देसी रियासतें थी, बड़े आकार की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि हैदराबाद बड़े आकार की देसी रियासत, जो बड़ी बड़ी देसी रियासतें, तो भाग खा में रखी गई बड़े आकार की देसी रियासतें, बड़े आकार की देसी रियासतें। अभी राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, अभी जो है यूपी एमपी ऐसा नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, ये 1949 की मैं कहानी बता रहा हूं। भाग गा में जो है ना क्या किया गया, जो भाग गा था कि ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, जो कमिश्नर हुआ करते थे, तो उनके शासन और कुछ जो है शाही शासन वाले जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी रियासतें, या फिर जहां पे कमिश्नर बैठा करता था, वो वाला भाग गा में डाला गया। भाग घा जो था, तो भाग घा के अंतर्गत इसका निर्माण विदेशी क्षेत्रों से अर्जित, जब जो विदेशी क्षेत्रों से जो जीता गया क्षेत्र था, एक्वायर किया गया क्षेत्र था, तो आरंभ में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड इसमें से शामिल किया गया, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र शामिल थे। और उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें जो है शामिल किया गया जो अर्जित क्षेत्र थे। और यहाँ पर अर्जित का मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त थे, हमने किसी से क्या लिया था, क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था किसी भी माध्यम से। तो भाग घा में अर्जित क्षेत्र शामिल थे। तो ये तो जो है 1949 का विभाजन है, मतलब जो है भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसा विभाजन किया गया। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का पता चल गया ना कि भाई जो मूल संविधान में भाग का को बता दीजिए एक बार फिर से। भाग का में जहां पे जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, तो उसमें जो प्रांत डिफाइन किए गए थे, जिनको प्रांत कहा गया था, भाग का में उनको रखा गया था।
ठीक है, जैसे कि मध्य प्रांत, ठीक है, उत्तर जो है प्रांत थे, 8-9 प्रांत थे ओवरऑल, तो उनको जो है इसमें रखा गया, जहां पे डायरेक्टली गवर्नर राज्य करता था। गवर्नर, आपने, अरे गवर्नर होते थे ना, कि जैसे विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये सब गवर्नर थे, जो डायरेक्टली गवर्नर जहां राज्य करता था ना, तो वो वाले क्षेत्र थे यहाँ पर, ठीक है। तो जो 1949 का जो मूल संविधान है, भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है, उसको 4 भागों में हमने क्लासिफाई किया था। यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो तो पूछो। सर एक बार रिपीट कर दो सारे, कोई ये जो चारों भाग है ना, उनको एक बार स्पीडली रिपीट मार दो। चलो, भाग का में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जिनको प्रांत कहा गया, वो शामिल थे। इसमें से असम शामिल था, नाम भी बताना पड़ेगा आप तो, असम भी शामिल था, बिहार शामिल था, बंबई शामिल था, मध्य प्रदेश शामिल था, मद्रास शामिल था, उड़ीसा शामिल था, पंजाब शामिल था, और जिससे उत्तर प्रदेश, इसको संयुक्त प्रांत कहा गया, ये शामिल था, और वेस्ट बंगाल शामिल था। कितने हो गए? 9 हो गए क्या? ये शामिल थे भाग का में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके अंतर्गत जिनको प्रांत कहा जाता था, वो सभी भाग का में शामिल थे। जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मध्य भारत का एक क्षेत्र जो है हो गया, मैसूर एक रियासत थी, हो गया, पटियाला होती थी, एक पूर्वी पंजाब थी, राजस्थान की एक बड़ी रियासत थी, कोचीन हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया। ये भाग खा में जो बड़ी आकार की रियासतें थी, बड़ी बड़ी, यहाँ पर राजा रूल करते थे, लेकिन रियासतें थी, ठीक है। भाग गा में छोटी रियासतें, जैसे कि अजमेर वाला, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर हो गया, कूच बिहार हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक, कच्छ हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये भाग गा में छोटी छोटी रियासत। भाग घा में अर्जित क्षेत्र जो है, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये भाग घा में शामिल किए गए। तो ये सारा चीज है। अब इसके बाद कहानी बढ़ती है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर एक जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, और संसद ने 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 किया, और उसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत के सारे संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। ये मतलब 2 वर्ग राज्य थे, एक तो स्टेट था, इनका जब जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो इन सभी को मिक्स करके 2 भागों में बांटा गया। एक तो क्या थे? स्टेट्स, राज्य कहा गया, स्टेट्स राज्य जिसे आप बोलते हो, और दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरीज, सभी को मिला करके, ठीक है, सभी को मिक्स करके जब पुनर्गठन आयोग आता है, अपनी रिपोर्ट देता है, तो एक स्टेट कहे गए और दूसरा यूटी कहे गए, यूनियन टेरिटरीज कहे गए। संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले किसमें छोटी रियासतें थी, भाग गा में थी और भाग घा में, उनको दरअसल यूटी बनाया गया था। और स्टेट जो ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांत आते थे, और प्रांत के साथ जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनको स्टेट बनाया गया। आगे चल करके इसमें से कुछ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ जो क्षेत्र थे, जैसे कि पौंडीचेरी, दमन और दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, ये कुछ अन्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़, तो इनको संघ मतलब संघ क्षेत्रों की सूची में इनको शामिल कर दिया गया, इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो इस समय जो है कुछ यूनियन टेरिटरी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, या फिर मैं आप ही से पूछ लेता हूं। चलो पिंक बताओ कि कितनी यूनियन टेरिटरीज है? सर 8 बताओ कौन कौन? सर जम्मू एंड कश्मीर अच्छा, एंड लद्दाख, देन ठीक है। चंडीगढ़। बेला भी कहीं किसी का हुआ है लास्ट में पढ़े हो कभी? अभी रिसेंट बेला भी तो हुआ है जी किसी सर, का? जी सर हुआ है सर, दमन दीव और दादरा नगर हवेली का सर, ठीक है। और एंड लक्षद्वीप सर, अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये रहा। अब साथ में कुछ जो राज्यों की राजधानियों के नाम भी परिवर्तन किए गए, जैसे केरल की राजधानी आपको बता दूं त्रिवेंद्रम हुआ करती थी,
अब वर्तमान में तिरुवनंतपुरम नाम बदला गया था। ये 1991 में किया गया था। 1996 में तमिलनाडु की जो राजधानी मद्रास हुआ करती थी, नाम फिर उसका बदल करके चेन्नई कर दिया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी बंबई होती थी, बंबई, और सॉन्ग भी बना था बंबई सैया गए बंबई, है ना, ऐसा था ना, तो बंबई। तो फिर वर्तमान में जो है इसको मुंबई कर दिया गया। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर होती थी, बंगलौर, तो बंगलुरु कर दिया गया। और पश्चिम बंगाल की कलकत्ता थी, तो कोलकाता किया गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, तो सबसे पहले जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और धर आयोग, एसके धर। बात 1948 की है कि भारत सरकार के द्वारा एसके धर जी की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। प्लीज फोकस दिस पॉइंट, भाषाई प्रांतीय आयोग। और इसने जो है दिसंबर यानी 6 माह बाद करीब 1948 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वो भाषा न रख करके, भाषाई न रख करके प्रशासनिक सुविधा रखने की अनुशंसा की। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल बताया था आपको डिटेल कि ऐसा इसके पीछे की वजह क्या थी। अब इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराता गया, ठीक है, क्योंकि हमने कमिट भी तो किया था ना होम रूल और नेहरू रिपोर्ट में कि राज्यों का जब बंटवारा होगा वो किस आधार पर होगा? भाषाई आधार पर। तो हमने ये कमिट करके बैठे थे, तब आजाद भी नहीं हुए थे। अब आजाद हुए तो हमारे पास चैलेंजेज आ गए, और चैलेंजेज आ गए तो लोग मांग करने लगे कि भाई जो है मराठी भाषाओं को उनका मराठा राज्य दे दो, पंजाबियों को पंजाब दे दो, तमिलियंस को तमिल दे दो, कन्नड़ को कन्नड़ दे दो, ठीक है। तो अलग अलग जो है भाषाओं को लेकर के, और आपको पता है कि जो संप्रदायवाद के चलते, जो सांप्रदायिकता के चलते हमने जो है अपने भारत का विभाजन 1947 में देखा, पाकिस्तान और भारत के तौर पे, ठीक है। ये सांप्रदायिक विभाजन था, क्योंकि पाकिस्तान तो यही बोल रहा था ना कि यहाँ पर मुसलमान रहेंगे और यहाँ पर हिंदू रहेंगे, सांप्रदायिक विभाजन था। तो हम डर गए कि भाई अगर संप्रदाय के आधार पर अगर देश का विभाजन होगा तो भाषा के आधार पर जो हमने कमिट करके रखे हैं तो ये फिर खतरनाक चीज है कि कल बोलेंगे कि भाई हम तो तमिल बस बोलते हैं, हमारी अलग पहचान है, हमारी अलग संस्कृति है, हम अलग देश बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट वाले ऐसे ही बोलेंगे कि हम चाइना के साथ चले जाएंगे या फिर हम अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के एक मसला ये आ गया कि भाई ये हमारे जो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे, या फिर जो है ऐसे कह लो कि जो इस कमिटी के पर्सन्स थे, वो डर गए कि आज एक बार तो हम ऑलरेडी संविधान का जो है इशू देश का बंटवारा देख चुके हैं, अब और नहीं देखना। तो इनने भाषाई आधार को नकार दिया। एसके धर साहब ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा जाएगा या राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। इन्हें नकार दिया, मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो। अब जो है लगातार मतलब वो स्ट्राइक हो रहे थे, लगातार खूब जो है आंदोलन हो रहे थे। और मैंने आपको अक्सर बताया है कि आंदोलन को दबाने के लिए भारत में आज भी ये पॉलिसी है कि किसी भी चीज को दबाने के लिए जो है नीति लाई जाती है, आयोग, और उस आयोग के लिए आयोग बनाया जाता है और उस आयोग के लिए आयोग बनाया जाता है। इनने अपनी रिपोर्ट दी, लोगों का जो उनका मतलब जो उत्तेजित थे जिस बात के लिए, वो काम हुआ ही नहीं, तो और ज्यादा आंदोलन बढ़ गया। तो जल्दी से उस आंदोलन को फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब तूल देने के लिए क्या किया गया कि 1948 में ही एक और समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी की जवाहरलाल नेहरू जी जो है वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, और इसी को JVP, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर जो है वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, इनके नेतृत्व में ये समिति गठन करी गई। और इसने जो है अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें भाषा के आधार को राज्य के पुनर्गठन की मांग को जो है एकता, इन देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया। इन्हें डायरेक्ट नहीं मना किया, बोले कि अभी हम जो है हमारी स्थिति उसके अनुकूल नहीं है तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा इसको क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो, ठीक है। इनने वही काम किया जो ऊपर जो है इसके धर साहब ने किया था, लेकिन इनने डायरेक्ट मना नहीं किया, बोले कि चलो देखेंगे पर अभी हमारी अनुकूल स्थिति नहीं है। आंदोलन हो रहे थे, खूब आंदोलन हो रहे थे कि भाषाई आधार पर कहा गया कि आपने तो कमिट किया था, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो हुआ क्या कि कांग्रेस के एक बहुत प्रतिष्ठित नेता थे साउथ इंडिया में,
और उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तो ये 56 दिन की हंगर स्ट्राइक में इनका निधन हो जाता है, और इनका निधन जो है उस आंदोलन में आग में घी डालने का काम करता है, आंदोलन और ज्यादा वो हो गया। तो मद्रास को भाषाई आधार पर, जो मद्रास प्रांत अभी बताया था ना, तो मद्रास को जो है भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी पृथक राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो पहली बार जो है भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बनाया गया। लेकिन अब आंध्र प्रदेश का तो गठन हो गया कि ये आंदोलन बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए, लेकिन फिर बाकी के राज्य वो भी तो पागल पड़ जाएंगे कि हमारा भी भाई अलग जो है गठन कर दो भाषा के आधार पे, ऐसा कर दो वैसा कर दो, और भी पागल होने लगेंगे। तो दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की जो है अध्यक्षता में एक और जो है पुनर्गठन आयोग का मतलब कमीशन का गठन किया गया। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और आयोग के 2 अन्य सदस्य भी थे, के.एम. पनिकर नाम पूछा जा सकता है, और H.N. कुंजरू। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकारा तो, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, ध्यान से सुनना, इस कमीशन के जो रिपोर्ट आई तो उस कमीशन के आधार पर, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 यूटीज का। अब 14 राज्य अगर चाहो, या ये होमवर्क दे दूं आपको, ये दे दो सर। तो एक काम करना, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस 5 मिनट में जल्दी से बताऊंगा, और ये होमवर्क है आपके लिए कि जो है 1956 के बाद जो नए राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है उनका कुछ आप जो है विवरण ध्यान रखिए, क्योंकि इससे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। यूपीएससी पूछती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन बना, किसका गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ, इवन यहां तक पूछ लेता है कि उसका गठन किससे अलग होकर हुआ। तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, और ये जो है बंबई से अलग होकर के मतलब जो है राज्य बने। महाराष्ट्र और गुजरात बंबई से अलग हुए, जो बंबई प्रांत था इसको विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ठीक है। इसके बाद दादरा नगर हवेली, ये 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में, और ये पहले पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था, यह शासन में था, तो उनसे लेकर के ये किया गया। गोवा और दमनदीप 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र, और फिर 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दे दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद पौंडीचेरी का गठन होता है। पौंडीचेरी जो है 14वां संविधान संशोधन होता है, और 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनता है। पहले जो है पौंडीचेरी जो है ना, फ्रांसीसियों का शासन यहाँ पर हुआ करता था, और कराईकल, माहे और जो है यनम, इनको पौंडीचेरी माना गया। फिर इसके बाद 16वां राज्य जो है, 16वां राज्य बनता है 1963 में, और नागा पहाड़ी और जो त्वेनसांग का क्षेत्र है उसको सम्मिलित करके जो है नागालैंड का गठन किया गया। 17वें राज्य के तौर पे जो है हरियाणा का गठन 1966 में होता है, फिर जो है चंडीगढ़ का। तो ये आपका जो है होमवर्क है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये फैक्ट से संबंधित ये चीजें हैं कि कब कब किसका गठन हुआ, ये लेटेस्ट जो है आपको थोड़ा सा एक होमवर्क कर लेना है। ओके। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि आज हमें वहां बढ़ना था, हम वहां तो बढ़ नहीं पाए, कल ही का पूरा क्लास हो गया एक तरीके से। लगाई दे रही है, मुझे तो लगाई दे रहा छुट्टी है। क्या? आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। आंसू,
सर आपने ये जो ब्रिटिश रियासतों का एकीकरण कहा सर, तो उसमें देशी 522 52 उनका तो बता दिया सर आपने, लेकिन ये ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत थे उनका नहीं बताया सर कुछ। अरे वो प्रांतों को ही, ये जो वो प्रांत थे ना, जैसे बंबई, ठीक है, हाँ। उत्तर ये जो संयुक्त संघ, संयुक्त राज्य, तो ये जो आज का उत्तर प्रदेश है, तो उनको सभी को मिक्स कर दिया गया, जो 500 रियासतों को भी और उनको, अब पूरे देश को मिला करके दोबारा से जो है रीऑर्गेनाइज किया गया, तो सभी को मिला दिया गया। ओके सर। तो आंसू, अब आपका जो है ना यानी डेमो पीरियड अब जो है ओवर हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो आप जो है अब निर्णय लीजिए, ठीक। ओके बाकी सर। अगर कोई इशू हो तो 2-4 दिन तक आप और कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आज से क्लास बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सर। पर अब जो है फर्स्ट यू हैव डिसाइड। और सरिता, अभी 1-2 दिन आप क्लास कर सकते हो। सरिता, आप वहां भी पेड हो क्या? वहां पेड हो क्या आप सरिता? हाँ हाँ जी। अच्छा, कितना वहां पेड किया? नहीं सर, पेड नहीं किया मैंने अभी तक। तब तो ठीक है, कम से कम आप बच गए दोनों लोग। चलो शुक्र है ऊपर वाले का, जो है ना, शुक्र मनाओ कि आप लोग फंस नहीं पाए। अगर वहां अगर बहुत फंस गए होते ना, तो प्रतिभा है यहाँ पर, जो और बच्चे हैं उनसे पूछो कि क्या हाल है। सर पेमेंट नहीं की तो क्लास कैसे दिए वो लोग? किसको? ये आशु और इनको सरिता जी को। क्लास नहीं दिया है। आंसू शायद इन लोगों को जो है वो, और मतलब मोड़ रहे थे इस तरफ, है ना। यस सर। हाँ सर क्लास तो ज्वाइन की थी, डेमो क्लास भी हुई थी सर। अच्छा, डेमो क्लास भी, हाँ वो एक आधे घंटे की डेमो क्लास हुई होगी किसी फ्री का। एक डेमो क्लास मिलता है वहाँ पे, हाँ बस एक ही मिलता है। हाँ हाँ, वही डेमो क्लास जो है ना, यही लोग बच गए तभी उस डेमो क्लास के चलते। पर हम नहीं बच पाए। चलो, तो वो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नोट्स में भेजता हूँ। कल वाला इकोनॉमी ध्यान रखना, अगर मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा सरिता आपको, ठीक है, क्योंकि आप क्लास बोल रहे हो। और देखो, डरो नहीं, आप 50 बार पूछोगे ना, मैं 50 बार बताऊंगा। देखो ऐसा नहीं, हारना नहीं है आपको, यूपीएससी बहुत दूर तक जाना है, हार के नहीं बैठ जाना कि ये तो मुझे नहीं समझ आता। बाकी इकोनॉमी आप 2-4 क्लास में देखिएगा, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर। हाँ, यस सर। तो हारना नहीं है, बस लड़ना है समस्याओं से। वीडियो डाल और आप खुद ही सोचो कि इतना आसान होता, ठीक है, तो फिर यूपीएससी ही क्यों होता। पिंक, हाँ बोलिए। तो आप एक Yes, दो sir. क्लास और 3 बजे के बाद शुरू कर दो ना, हमें सारे सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ने हैं। हो सकता है तो प्लीज 3 बजे के बाद, 1 बजे के बाद किसी भी टाइम शुरू कर सकते हो आप। मेरे 1 बजे पेशेंट खत्म हो जाते हैं सर, मैं sir. क्लास अच्छे से ले भी नहीं पाई। प्लीज मैं सर, देख कर लोग हो जाए तो सब बच्चों के साथ डिस्कस करके। देखता हूँ मैं, जो है ना, थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा मैं भी टाइम दे। यही हाँ कर दो आप। हम्बल रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के। ठीक है, देखता हूँ मैं। शाम को इकोनॉमिक्स की क्लास है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है, याद वाद नहीं करना है। यूपीएससी में याद करोगे तो कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे, मेमोरी का आपसे ही लिमिटेड। पढ़ना है सर लेकिन। हाँ ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ जो है ना, सारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकता इतना भी। ज्यादातर पढ़ा सकते हो आप सर, पढ़ा सकते हो, आपको बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है सर। मैं पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ा सकता हूँ, हाँ सर, जो भी सोशियोलॉजी सर पढ़ा करवा सकता दो हूँ। सर आप। बस हाँ सर हमारा प्री हो जाएगा, फिर हम प्री तो हो जाए सर फर्स्ट में, हमें ऐसे लग रहा है कि आप पढ़ाओगे तो जरूर हो जाएगा सर। चलो, मेहनत करो आप ओवरऑल, और देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन शाम वाली जो ऋचा मैम की क्लास है वो यूट्यूब पर चलती है, आराम से जो है ना उनकी क्लास को, क्योंकि वो एमसीक्यू है और स्टैंडर्ड एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। 4 बजे होती है, सर तो तो मैम अभी की क्लास किस टाइम? क्या चीज? तो मैम की क्लास कितने बजे चलती है यूट्यूब पर सर? 4 बजे चलती है ऋचा मैम की क्लास, ठीक है। 5 सर। हाँ, और देखो सरिता, आंसू, आप लोगों का जैसे ये क्लास मान लो कभी छूट गया ना, तो जैसे आप जो है एडमिशन ले लोगे ना, तो आपको ऐप में, हमारा ऐप है राम IAS करके, तो उसमें जो है ना, ऐप में आप जो है एंट्री मिल जाएगी, मतलब ऐड हो जाओगे। जब ऐप में ऐड हो जाओगे तो मान लो कभी क्लास छूट गई,
पॉसिबिलिटी होती है कि कई काम आ जाते हैं, बहुत जरूरी काम आ जाते हैं, तो वहां पर जैसे ये क्लास 2 घंटे 3 घंटे के बाद रिकॉर्डेड सेशन वहां पे पहुंच जाता है। बाकी फिर भी बोलूंगा कि सभी को लाइव क्लास का जो मजा है, देखो इस क्लास में क्या है ना कि ऑनलाइन लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन है, यस सर। फील ही नहीं होता, एकदम लगता है कि ऑफलाइन है क्लासेस, है ना। पर एक चीज ध्यान रखना कि कल जो है ना मतलब हम क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर हो सके तो होमवर्क करके आना। एक तो मैंने राज्यों का पुनर्गठन बताया कि कैसे कैसे तो फिर भूखने लगती तुम। अब इतनी सर नोट शेयर कर देना प्लीज। ठीक है। तो इसमें जो है संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 239 भाग 8, 239 से 241 देख के आना, ठीक है। और इस समय जो दिल्ली की लड़ाई, ध्यान ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा यानी भाग 1 से क्वेश्चन आएगा तो इंटरेस्टेड आर्टिकल 1 2 3 4 में रहता ही नहीं चाहिए उसे, ठीक है। वो इंटरेस्टेड कहाँ, जो करंट, देखो आप लोग कहते हैं ना कि सर ये करंट है ये स्टैटिक है, यूपीएससी में दरअसल दोनों मिक्स है। तो लड़ाई जो है अभी देख लो कि दिल्ली की लड़ाई जो है एलजी से तो होती ही रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे यहाँ जो है इनकी सरकार हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी लड़ाई बनी रहती थी एलजी की, एलजी से जो है मुख्यमंत्री की, और अभी जो है बनी अब आम आदमी है, और अभी भी बीजेपी से मतलब केंद्र से, सिंपल से बीजेपी से क्या केंद्र से लड़ाई है। तो संघ शासित जो प्रशासन है वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो अनुच्छेद 239 यानी आर्टिकल 239 क्लॉज 1 जो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसको लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, और इसका जितना भी डिटेल है वो पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन मैं अगेन बोल रहा हूं यहीं से बनेगा, ठीक है। कि विधानसभा यहाँ पर दो जगह ना, विधानसभा, विधान परिषद कहाँ कहाँ है, विधानसभा कहाँ कहाँ है। फिर इसके बाद हम 5वीं अनुसूची कल कोशिश करेंगे और क्लास का थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे, तो 5वीं अनुसूची पढ़ेंगे। फिर अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा क्यों की जा रही है, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को जो है 2017-18 में मतलब इस अनुसूची 5 में शामिल किया गया है, उसके कुछ एरिया को शामिल किया गया है। फिर अनुसूची 6 पढ़ेंगे, और फिर हम जनजातीय सलाहकार परिषद पढ़ेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों को लागू करने की जो विधि है वो पढ़ेंगे, राज्यपाल की रिपोर्ट कैसे क्या होता है, कैसे प्रोसीडिंग होती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद आईएलपी, इनर लाइन परमिट, ठीक है। आईएलपी जो है मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कि अगर वो सारा चीज हम देखेंगे। फिर हम दूसरे भाग जो है भाग 2 में नागरिकता में चले जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखें। ओके सर। चलो, जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सभी को।